हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो दोनों ही आपको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। सो क्विकली कंफर्म कर देंगे योर ऑडियो, योर वीडियो इज ओके। So do it quickly so that we can start. All of you please do it quickly. सभी कर देंगे क्विकली। कर दीजिए कंफर्म। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो ध्यान रखिएगा, आज की क्लास आपको केवल लाइव क्लास के तौर के ऊपर ही अवेलेबल है। सो टुडेज क्लास विल बी अवेलेबल टू यू ओनली एज लाइव क्लास बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो इसलिए जो कुछ भी आपने इसमें करना है वो ड्यूरिंग लाइव पीरियड ही कर लेना। तो वी वर डिस्कसिंग the endorsements. I think restrictive endorsement also we had discussed, facultative also we had discussed. तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। सो क्विकली क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। व्हाट इज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए कलेक्टिंग बैंक? कलेक्टिंग बैंक की प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। रीड एवरी ऑप्शन केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। व्हाट इज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द कलेक्टिंग बैंक? कलेक्टिंग करने वाले बैंक का प्राइमरी ड्यूटी क्या रहता है? रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच इज मोर एप्रोप्रिएट। Which one appears to be more appropriate? So question number 1, read every option carefully and then try to answer. और आंसर से पहले क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखें सो दैट आई कम टू नो कि आप किस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। यस क्विकली। Yes, quickly, all of you. Yes, answer B is the correct answer. Collecting bank का responsibility है collect payment of promissory notes, bill of exchange, checks और उसी तरह के और इंस्ट्रूमेंट्स on behalf of the customer. Question 2. What may happen if collecting bank collects a check for a person who has no title to it? अगर बैंक वो चेक कलेक्ट कर लेता है उस पर्सन के लिए जो उसके ऊपर राइट नहीं है, तो क्या हैपन होने वाला है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। यस, व्हाट विल हैपन? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट विल हैपन if collecting bank collects a check for a person who has no title to it? सो सभी कोशिश करेंगे। सो कलेक्शन ऑफ चेक्स को लेके इश्यूज सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यस, वेरी करेक्ट। तो आंसर इज ए। जो कलेक्टिंग बैंक है इट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू ट्रू ओनर। सो ट्रू ओनर होता है सबसे पहले पेई, और अगर पेई एंडोर्समेंट कर देता है तो फिर बन जाता है ट्रू ओनर एंडोर्सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज कन्वर्जन? कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है? सो कन्वर्जन से हमारा तात्पर्य क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं। रीड एवरी ऑप्शन केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। हर ऑप्शन को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं नोट कर रहा हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। क्विकली, सो व्हाट इज कन्वर्जन? ऑल ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर प्रोवाइड करें।
Yes, quickly question number 3 के लिए what shall be the answer? So answer 3C. So conversion क्या है? So C answer is correct answer. ये process है unlawfully interfering with another person's property which is not consistent with owner's right of possession. Question number 4. Under what conditions collecting bank is protected when collecting a check or draft? सो कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसमें कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन अवेलेबल होता है वाइल कलेक्टिंग ए चेक और वाइल कलेक्टिंग ए डिमांड ड्राफ्ट? तो ये हमारे आंसर्स हैं ऑप्शंस के लिए. चेक इज एंडोर्स्ड बाय द कस्टमर, चेक इज मेड पेबल टू कलेक्टिंग बैंकर, चेक इज क्रॉस्ड जनरली और स्पेशली, द चेक इज ड्रॉन ऑन ए फॉरेन बैंक. तो कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए विच विल प्रोटेक्ट अस? There are other conditions also, but one of the conditions is here as well. Question number 4. Yes, सभी स्टूडेंट कोशिश करेंगे. All students must try to answer the question. So yes, answer C is the correct answer. The check is crossed generally or it should be crossed specially. तो या तो इसके ऊपर जनरल क्रॉसिंग हो या इसके ऊपर स्पेशल क्रॉसिंग हो. क्वेश्चन नंबर 5. What is the significance of KYC guidelines in collection of a check by a collecting bank? So जब कलेक्टिंग बैंक कलेक्ट करता है चेक को तो उसमें KYC गाइडलाइंस की स्पेशल सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है. वो इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं. क्वेश्चन नंबर 5. What shall be the answer? सो आंसर देके अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में तो इट मीन्स आपका जो लर्निंग प्रोसेस है दैट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इफेक्टिव. तो अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन किए हैं तो देन यू मस्ट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इमीडिएटली. सो क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट शैल बी द आंसर? Yes, answer C is the correct answer. Question number 6. What are two type of crossing which can be applied to a check? दो तरह की कौन सी क्रॉसिंग्स हैं जिनको हम चेक के ऊपर यूज कर सकते हैं? जनरल एंड स्पेशल क्रॉसिंग, जनरल एंड लिमिटेड क्रॉसिंग, स्पेशल एंड लिमिटेड क्रॉसिंग एंड अकाउंट पे एंड बेरर क्रॉसिंग. क्वेश्चन नंबर 6. सो हमने टॉपिक को ठीक से अंडरस्टैंड किया है, इसलिए इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस. सो यस, वेरी राइट. सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर. तो ये होती हैं जनरल एंड स्पेशल क्रॉसिंग्स. व्हाट इज एंडोर्समेंट इन रिलेशन टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के संदर्भ में देखते हैं तो एंडोर्समेंट का मीनिंग क्या है? इट इज एक्ट ऑफ इशूइंग ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू ए स्पेसिफिक पर्सन, act of signing a negotiable instrument for the purpose of negotiation on back or face or slip of paper, act of delivering a negotiable instrument to a bank for collection, act of stamping a negotiable instrument with bank's endorsement. Question number 7. So what is the answer? Sorry friends. Question number 7. क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का? So yes, very correct. So it is act of signing a negotiable instrument for the purpose of negotiation. What is an endorsement in blank?
तो अगर हम डिफाइन करें ब्लैंक एंडोर्समेंट क्या होता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन आंसर्स हैं, तो सभी को रीड करिए एंड देन ट्राई टू आंसर. Read all options very carefully and then try to answer. Question number 8. सभी कोशिश करेंगे आंसर देने की ताकि क्लास का पूरा बेनिफिट हमें अवेलेबल हो सके. बिकॉज जब आप आंसर करते हैं तो माइंड एप्लीकेशन है एंड माइंड एप्लीकेशन इज ऑल द थिंग. क्वेश्चन नंबर 8. So endorsing in blank means only signatures, mere signatures. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 9. इफेक्ट ऑफ एंडोर्समेंट इन ब्लैंक ऑन ए चेक. अगर एंडोर्समेंट इन ब्लैंक है चेक के ऊपर तो उसका इफेक्ट क्या है, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 9. So what will be the answer to question number 9? Question number 9. Yes, very correct. So it is answer C because it converts the check payable to bearer. तो ऑर्डर चेक को ये बेरर चेक बना देता है एंड देन इट कैन बी नेगोशिएटेड बाय सिंपल डिलीवरी. क्वेश्चन 10. एंडोर्समेंट इन फुल हम किसको कहते हैं? सो ऑल ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए एंड देन ट्राई टू आंसर. Question number 10. So what shall be the answer for question number 10? Read all options carefully. एंडोर्समेंट इन फुल हम किसको कहते हैं? Yes, quickly, all of you. Yes, very correct answer. D is the right answer. Act of directing to pay the amount of check to a certain person or his order. Question number 11. What is a conditional endorsement? क्या होता है conditional endorsement? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. So read all options carefully and then try to answer. Conditional endorsement. क्वेश्चन नंबर 11. किस एंडोर्समेंट को हम कहते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट? So read all options very carefully and then answer. So question number 11. So question number 11. कंडीशनल एंडोर्समेंट क्या है? तो डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट. सी. सो यहाँ पे कंटिंजेंट है, कुछ हैपन होगा तो पेमेंट लेने का राइट अवेलेबल होगा पेई को या एंडोर्सी को. व्हाट इज द सैन्स रिकोर्स एंडोर्समेंट? सैन्स रिकोर्स एंडोर्समेंट क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर इसका आंसर दीजिए. सैन्स रिकोर्स. सो एक होता है फैकल्टेटिव, एक होता है सैन्स रिकोर्स. दोनों में कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं. तो सैन्स रिकोर्स में कौन सा एक्सक्लूजन है? क्वेश्चन नंबर 12.
So question number 12. So sans recourse means without liability, or without liability means where endorser withdraws his liability. So answer C is the right answer. So जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, क्विकली वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है. सो डू इट क्विकली सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर क्विकली. और मीनवाइल सो यू कैन गिव मी फीडबैक. डू यू फाइंड दिस टेस्ट यूजफुल? ये जो क्वेश्चन आंसर का हमारा टेस्ट है, डू यू फाइंड दिस यूजफुल? क्या इसको कंटिन्यू किया जाए फ्यूचर में भी, या ये वेस्टेज ऑफ टाइम है? सो व्हाट डू यू से? तो क्या कहना है आपका रिलेटिंग टू दिस? शुड वी कंटिन्यू सच ए टेस्ट और वी शुड नॉट? सो लाइक डिसलाइक क्विकली कंप्लीट कर देंगे. और वो स्टूडेंट जिन्होंने हमारा ये इन्फॉर्मेशन जो इस स्लाइड के ऊपर प्रोवाइडेड है ये नहीं रीड किया हुआ है, तो इसको ज़रूर रीड करें, उसका बेनिफिट लें. इट्स वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन दिस पेज. यस, सारे फीडबैक दे देंगे अपना अपना. इज इट यूजफुल एंड इट शुड बी कंटिन्यूड और नॉट? नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट हम किसको कहते हैं? सो विच एंडोर्समेंट इज रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट? थोड़े स्टूडेंट्स फीडबैक दे रहे हैं. मैं चाहूंगा कि ऑल स्टूडेंट्स शुड गिव फीडबैक. हाउ डू यू फाइंड दिस क्लास? शुड इट बी कंटिन्यूड दिस वे और नॉट? सो ये रहे हमारे ऑप्शन आंसर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए. रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट का फीचर क्या है? रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट क्वेश्चन नंबर 13. अगर आपने इन टॉपिक्स को ना पढ़ा होता तो फिर आपको लेवल ऑफ टेस्ट कैसा लगता और अभी कैसा लग रहा है? तो ये फीडबैक भी ज़रा ज़रूर देना. लेवल ऑफ टेस्ट, अगर आपने इन टॉपिक्स को ठीक से स्टडी ना किया होता तो फिर ये टेस्ट आपको किस तरह का लगता और अभी किस तरह का लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दे दीजिए. क्वेश्चन नंबर 13. सो रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट जिसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा राइट टू नेगोशिएट. तो आंसर सी इज द राइट आंसर. जैसे लिख दिया जाता है पे टू जेड, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. लेकिन अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए पे टू जेड ओनली, तो ये बन जाता है हमारा रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट. ओनली वर्ड से. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट? फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट क्या है? फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट क्या है? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. सभी ऑप्शंस को रीड करिए केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर. फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ sans recourse एंडोर्समेंट. सो sans recourse एंडोर्समेंट में भी कुछ विड्रॉ किया जाता है और इसमें भी कुछ विड्रॉ किया जाता है, लेकिन दोनों अपोजिट साइड में विड्रॉल्स हैं. Yes, quickly, question number 14, facultative endorsement. सेंस रिकोर्स में हम विड्रॉ करते हैं लाइबिलिटी को. फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट में हम राइट को विड्रॉ करते हैं. सम राइट अवेलेबल टू द एंडोर्सर. एंडोर्सर को एक राइट अवेलेबल होते हैं कुछ. उन राइट्स को विड्रॉ अगर वो कर लेता है, वेव कर देता है, तो दैट बिकम्स फैकल्टेटिव. सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर. What are 3 types of negotiable instruments according to Negotiable Instrument Act Section 13? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 13 के मुताबिक 3 तरह के एंडोर्समेंट कौन कौन से हैं?
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 13 में। तो 3 तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1, 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? तो 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? सेक्शन 13 के मुताबिक, so these instruments are promissory note, bill of exchange and check. So answer B is the right answer. Promissory note, bill of exchange and check. Question 2, which section of NI Act defines the negotiable instruments? कौन सा सेक्शन है जो NI Act में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन करता है? सेक्शन 13, सेक्शन 11, 15 और सेक्शन 12। हालांकि इसका आंसर मैंने मेंशन कर दिया था while discussing क्वेश्चन नंबर 1। सो कौन सा सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन करता है? So yes, section 13 is the right answer. आंसर A is correct आंसर, जिसमें डेफिनेशन दिया हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो उसमें मेंशन किया हुआ है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। व्हाट डज इट मीन फॉर ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू बी पेएबल टू ऑर्डर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जब ये मेंशन होता है कि पेएबल टू ये ऑर्डर है, तो इसका मीनिंग क्या रहता है? सो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो इंस्ट्रूमेंट विच इज मेड पेएबल टू ऑर्डर, व्हाट डज इट मीन? तो इसका मीनिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, इसका मीनिंग क्या है? तो पेएबल टू ऑर्डर मीन्स इट इज पेएबल टू ए पर्टिकुलर पर्सन। तो आंसर बी इज द राइट आंसर, पेएबल टू ए पर्टिकुलर पर्सन। सो पे टू मिस्टर एक्स, तो इट इज पेएबल टू एक्स ओनली, और ऑर्डर ऑफ एक्स, and they can endorse it also. So answer B is the right answer. Question 4, what are 2 ways a negotiable instrument can be payable? So दो कौन कौन से मेथड्स हैं, स्टाइल्स हैं जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल बनता है? तो ये स्टाइल कौन कौन से हैं? बेरर और इन कैश, कैश और ऑर्डर, होल्डर और बेरर, ऑर्डर और बेरर। क्वेश्चन नंबर 4, so what will be the answer to question number 4? So 2 manners instrument can be payable. तो कौन कौन से 2 मैनर्स हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट पेएबल बनता है? यस, वेरी राइट। सो आंसर डी, ऑर्डर और बेरर। व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू बी ट्रांसफरेबल? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? सो must be in writing, must have a beneficiary, must be dated, it must be payable to order and not contain words prohibiting a transfer। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफरेबल होने के लिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? क्वेश्चन 25,
So answer D is the correct answer. So it may be payable, must be payable to order and not contain words prohibiting transfer. तो उसको हम रिक्वायरमेंट कंसिडर करेंगे. हाउ इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर ट्रांसफरेबल? अगर हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर है तो उसको ट्रांसफरेबल कैसे बनाया जाता है या उसका ट्रांसफर कैसे किया जाता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को हाउ इट इज मेड पेएबल टू ऑर्डर ट्रांसफरेबल. Question number 6. So answer B is the right answer. By endorsement and delivery. Not answer B, sorry, answer A is the right answer for question number 6. तो पहले हम उसको endorse करेंगे और फिर हम उसको deliver करेंगे. तो the process is two way. First endorsement and then delivery. How is negotiable instrument payable to bearer transferable? अगर वो bearer instrument है तो उसको अगर हमने बनाना है payable to bearer तो उसमें ट्रांसफर कैसे बनता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं. एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, एंडोर्समेंट ओनली, डिलीवरी ओनली या ऑथोराइजेशन बाय द इश्यूअर. क्वेश्चन नंबर 7. So what shall be the answer for question number 7? So very right answer is by delivery only. What is characteristics of negotiable instruments tenor? तो negotiable instruments का जो maturity period है उसका characteristics क्या है? तो these are the option answers. It is the date the instrument was signed. It is amount of money expressed in the instrument. It is the currency in which instrument is payable. It is the time after which instrument becomes payable. Question number 8. So what will be answer to question number 8? So tenor होता है उसका maturity period. Question number 8. So here answer will be D, not A. So tenor को लेकर के क्या है characteristics? It is time after which instrument becomes payable. तो it relates to maturity. मैंने पहले ही कहा था tenor किसको relate करता है? Maturity को relate करता है. What does section 118, 119 of Negotiable Instrument Act provide? ये जो दो sections हैं Negotiable Instrument Act के provisions में, तो ये किस चीज़ का provision करते हैं? तो ये हमारे option answers हैं. Very important section in Negotiable Instrument Act and very less talked about also. And this is the last question for today. आज के लिए ये last session है. Yes, what is answer for question number 9? So for question number 9 आंसर C. तो इसमें presumptions बताई गई हैं. So कोर्ट क्या assume करेगा जब negotiable instrument का कोई केस डिसाइड करेगा? तो presumptions that court will make regarding negotiable instruments. So आंसर C is the right answer. चलिए फ्रेंड्स, आपके पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो अब हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं. थैंक यू. तो वी कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट वर्जन. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. तो आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं.
सो अगर आप क्वेश्चन कोई पूछना चाहें तो यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। चलिए अब आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।